जय हिंद विद्यार्थियों, आज हम संधि पढ़ते हैं। आइए संधि सबसे पहले देखते हैं संधि किसे कहते हैं। वर्ण संधानम संधि। वर्ण संधानम अर्थात परस्पर मेल को संधि कहते हैं। वर्णों के परस्पर मेल को संधि कहते हैं। जैसे वर्ण क्या होता है, मान लीजिए अ वर्ण है और एक और अ वर्ण है, दो वर्ण है अ और अ। संस्कृत में ध्यान रखना है, ये जो प्लस का चिन्ह है इसको धन बोला करते हैं, धन से संबोधित किया जाता है। अ और अ वर्ण दोनों मिलकर के जब परिवर्तन हो जाता है, जैसे आ हो गया यहां पर, उसे ही संधि कहते हैं। अर्थात दो वर्णों का जो मेल होता है उसे ही संधि कहते हैं। जैसे यहां पर ए और ए मिलकर के आ हुआ। कोई भी सार्थक पद हो वहां पे संधि प्रायः काम में ली जाती है। जैसे राम धन अवतार, राम धन अवतार है। यहां पर जो मैं है, ये मैं दो वर्णों से मिला हुआ है। एक तो स्वर रहित मैं से और एक अस्वर से। तो इस मैं में जो ये अ वर्ण है और अवतार का जो अ वर्ण है, ये दोनों अ और अ मिलकर के आ बनता है और दोनों मिलकर के सार्थक पद बनता है रामावतार है। तो यहां पर कहने का तात्पर्य ये हुआ कि कोई भी दो वर्ण आएंगे और दोनों जब जुड़ेंगे उसी को हम संधि से संबोधित करेंगे। अब संधि तीन प्रकार की मानी गई है। प्रकार पे चलते हैं। स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। इनमें भी तीनों संधियों में अपने अपने कुछ भेद होते हैं। जो स्वर संधि है उसके मुख्यतः ये भेद माने गए हैं: दीर्घ संधि, यण संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि ही, अयादि संधि ही, पूर्व रूप संधि ही और पर रूप संधि ही। इसी प्रकार व्यंजन संधि के भेद माने गए हैं: अनुस्वार, परसवर्ण, जसत्व और छत्व। और विसर्ग संधि के भेद हैं उत्व, लोप, रत्व और शत्व। सबसे पहले हम अध्ययन करेंगे स्वर संधि का, जो प्रथम भेद है दीर्घ संधि का, उसका। आइए दीर्घ संधि को पढ़ते हैं। ध्यान दीजिए, दीर्घ संधि में इसका सूत्र है अकह सवर्णे दीर्घ। अकह सवर्णे दीर्घ। यह सूत्र कहता है कि मैं दीर्घ संधि करता हूं। कहां करेगा? यह सूत्र कहता है कि पहले पद का अंतिम वर्ण ए या आ आना चाहिए और दूसरे पद का प्रथम वर्ण अगर ए और आ हो, पहले पद का अंतिम वर्ण ए और आ से युक्त हो और दूसरे पद का प्रथम वर्ण ए और आ से युक्त हो और दोनों ही समान वर्ण हो, समान स्वर हो, तो दोनों मिलकर के और आ बन जाएंगे। कैसे? जैसे मूर पद है और उसके सामने है अरी। मूर में जो र वर्ण है, ये र वर्ण बना हुआ है स्वर रहित र से और ए से। इस प्रकार र वर्ण बनता है। तो पहला जो पद है मूर, उसका अंतिम वर्ण जो र है उसका अंतिम वर्ण हो गया ए और अरी का पहला वर्ण हो गया ए। ये दोनों ए मिलकर के आ हो जाएगा और ये आ इस स्वर रहित र में जाकर के मिल जाएगा, तो ये बन जाएगा रा और पूरा पद बन जाएगा मुरारी, मुरारी। ऐसे ही इसी के समान ही देखो त्रिपुर प्लस अरी। तो त्रिपुर में जो र वर्ण है उसमें अ है, इसी प्रकार अरी का अ है, दोनों मिल जाएंगे और आ बन करके क्या बनेगा? त्रिपुरारी। इसी प्रकार दैत्य प्लस अरी। दैत्य में जो ये है उसमें अ वर्ण है और अरी का अ, ये दोनों मिलकर के आ बनेंगे और पद बनेगा दैत्यारी।
इसी प्रकार विद्या, विद्या में क्या है आ और आलय का आ, ये दोनों आ प्लस आ बराबर आ, तो विद्या का आ और आलय का आ ये दोनों जुड़ करके बन जाएगा विद्यालय। हिम प्लस आलय, हिम में ए है और आलय का आ है, ए और आ दोनों मिलकर के बन जाएंगे आ, हिम और आलय हिमालय। इसी प्रकार राजा प्लस अवतार है, राजा का आ और अवतार का ए, आ और ए भी जुड़ करके बन जाएंगे आ, ये बन जाएगा राजा अवतार है। ये तो हो गई ए और आ की बात। अगर मान लीजिए ए और आ नहीं आकर के और ई आ जाए, पहले पद का अंतिम वर्ण ई आ जाए, चाहे वो ह्रस्व आए चाहे दीर्घ आए, और द्वितीय पद का प्रथम वर्ण वो भी ई, उसमें भी ई आ जाए, तो दोनों ई मिलकर के और बड़ा ई बनाएंगे। कैसे? उदाहरण देखते हैं, रवि धन इंद्र। रवि में जो वी है उसमें ई है ह्रस्व, ये वी बना है स्वर रहित वैसे और ह्रस्व ई से, तो रवि का तो छोटा ई और इंद्र का छोटा ई, ये दोनों ह्रस्व ई जुड़ करके दीर्घ ई में बदल जाएंगे, तो पूर्ण पद बनेगा रविंद्र। इसी प्रकार मान लीजिए दोनों तरफ ही दीर्घ ई हो, जैसे देवी धन ईश्वर। देवी का ई जो कि दीर्घ ई है और ईश्वर का दीर्घ ई, ये दोनों दीर्घ ई मिलकर के दीर्घ ई बनाएंगे, तो पूर्ण पद बनेगा देवीश्वर। ये ध्यान रखना विद्यार्थियों, आपको हर पद में कौन से पद में ह्रस्व ई आता है और कौन से पद का दीर्घ ई आता है, यह आपको ध्यान रखना जरूरी है ताकि हमारी संधि गलत नहीं हो। मान लीजिए एक तरफ दीर्घ ई आ जाए और एक तरफ ह्रस्व ई आ जाए, तो भी दीर्घ ई ही आदेश होगा। जैसे मति, मति का ई ह्रस्व है और ईसे का ई दीर्घ है, तो भी दीर्घ ई होगा। मति का ई और ईस का ई मिलकर के बनेगा मतीश। और अगर पहले पद का अंतिम वर्ण दीर्घ ई हो और दूसरे पद का प्रथम वर्ण ह्रस्व हो, तो भी दीर्घ ई बनेगा। जैसे कवि, कवि का तो ह्रस्व ई आता है। नदी धन इंद्र, नदी का ई दीर्घ है और इंद्र का ई ह्रस्व है, तो दीर्घ ई और ह्रस्व ई भी जुड़ करके दीर्घ ई बनाएंगे और पूर्ण पद बनेगा नदींद्र। इस प्रकार से ई के सामने जब ई आता है, चाहे वो ह्रस्व हो चाहे दीर्घ हो, तो वहां पर भी दीर्घ संधि होती है। फिर यह सूत्र कहता है सवर्णी दीर्घ है कि मान लीजिए प्रथम पद का अंतिम वर्ण ऊ हो, चाहे वो ह्रस्व हो चाहे दीर्घ हो, और द्वितीय पद का प्रथम वर्ण भी ऊ हो, चाहे ह्रस्व हो चाहे दीर्घ हो, तो वहां पर भी दोनों मिलकर के दीर्घ ऊ बनाएंगे और वहां पर भी दीर्घ संधि होगी। जैसे गुरु, गुरु का ऊ ह्रस्व है और उपदेशः, गुरु का जो अंतिम वर्ण है वो ह्रस्व ऊ है और उपदेश का जो प्रथम वर्ण है वो भी ह्रस्व ऊ है, तो दोनों ह्रस्व ऊ मिलकर के दीर्घ ऊ बनाएंगे और ये बनेगा गुरु, गुरुपदेशः। अर्थात कहने का तात्पर्य है कि दोनों तरफ ऊ वर्ण आना चाहिए, चाहे वो ह्रस्व आए चाहे दीर्घ आए। प्रथम पद में चाहे ह्रस्व आए चाहे दीर्घ आए, दूसरे में भी चाहे ह्रस्व आए चाहे दीर्घ आए, लेकिन समान वर्ण आना चाहिए, वहां पर दीर्घ संधि होती है। मान लीजिए प्रथम पद में दीर्घ ऊ आ रहा है, जैसे वधू, और दूसरा जो पद है उसका प्रथम वर्ण ह्रस्व आ रहा है, जैसे उदया, तो दोनों तरफ आ तो ऊ ही रहा है, तो दोनों मिलकर के दीर्घ ऊ का निर्माण होगा और यह बनेगा वधूदय। इसी प्रकार पहले पद का अंतिम वर्ण अगर ह्रस्व ऊ आ जाए, जैसे
भानु, और दूसरे पद का प्रथम वर्ण अगर दीर्घ हुआ जाए ऊर्जा, तो दोनों मिलकर के भी दीर्घ ऊ का निर्माण करेंगे और एक सार्थक पद बनेगा भानु ऊर्जा। इस प्रकार से दोनों तरफ अगर ऊ आए तो वहां पर भी दोनों मिलकर के दीर्घ ऊ बना करके दीर्घ संधि होती है। और अगर दोनों तरफ री आ जाए, दोनों तरफ अगर री आए तो वहां पर भी दीर्घ री होकर के दीर्घ संधि होती है। जैसे पितृ धन ऋषि, पहले पद का जो अंतिम वर्ण है, जो पितृ शब्द उसमें जो त्रि बना है वो स्वर रहित तैसे और री से बना है, तो प्रथम पद का अंतिम वर्ण हो गया री। सूत्र भी यही कह रहा है कि अगर प्रथम पद का अंतिम वर्ण री है और वहां पर री है और दूसरे पद का प्रथम वर्ण भी अगर री है तो दोनों मिल जाएंगे और दीर्घ री एक आदेश हो जाएगा। वो पितृ का री और ऋषि का री मिलकर के बन जाएगा पितृषि। ये रस्व री है और ये दीर्घ री हो गया पितृषि। इसी प्रकार होत्री धन ऋकार, होत्री का री और ऋकार का री, ये दोनों भी रस्व ऋकार जुड़ करके और दीर्घ ऋकार में परिवर्तित होकर के और एक सार्थक पद बनेगा होत्रीकार। तो देखा हमने किस प्रकार से दीर्घ संधि में अकय सवर्ण दीर्घ सूत्र ने कहा कि पहले पद का अंतिम वर्ण ए आना चाहिए या फिर आ आना चाहिए, उसके सामने भी ए या आ जाए तो दोनों मिलकर के और दीर्घ संधि होती है। जैसे हमने उदाहरण देखा था मुरारी मूर्धन अरी, त्रिपुरारी त्रिपुरधन अरी, दोनों तरफ अगर ई आए तो भी दीर्घ होता है। जैसे रविंद्र, रवि प्लस इंद्र, कवीश्वर, कवि धन ईश्वर, ज्ञानीश्वर, ज्ञानी धन ईश्वर, वेरी गुड। और अगर दोनों तरफ ऊ आए तो वहां पर भी दीर्घ संधि होती है। ये प्रबुधन उदय, प्रबुदय, उकार आ जाए, वधु दीर्घ ऊ आ जाए और उस तरफ रस्व ऊ आ जाए तो भी दीर्घ होता है। वधुधन उर्मी, वधुर्मी, विष्णुधन ऊर्जा, विष्णु ऊर्जा, और अगर री आ जाए तो भी दीर्घ होता है। जैसे पितृधन ऋषि हमने बनाया अभी, पितृषि, मातृधन ऋकार है, मातृकार है, होत्रीधन ऋकार है, होत्रीकार है। इस प्रकार से हमारी दीर्घ संधि यहां पर कंप्लीट होती है। आइए विद्यार्थियों यण संधि पढ़ते हैं। यण संधि का सूत्र है इको यणची। इको यणची, इसमें इक का मतलब होता है पहले पद का अंतिम वर्ण अगर ई आ जाए तो उसके स्थान पर यह आदेश हो जाता है। ऊ आ जाए उसके स्थान पर वह आदेश हो जाता है। री अगर आ जाए तो उसके स्थान पर र आदेश हो जाएगा, और अगर ली आ जाए तो उसके स्थान पर ल आदेश हो जाएगा। कहने का तात्पर्य यह है कि इक में ये चार वर्ण आते हैं, ई, उ, री, उल्री। इनके स्थान पर ये चार आदेश होते हैं, इनको बोलते हैं यण। इक का मतलब हो गया चार वर्ण, यण का मतलब हो गया ये चार वर्ण। और कब होते हैं? जब सामने पर द्वितीय पद का प्रथम वर्ण अच आ जाए, अच परे रहते हुए, अची, अर्थात ई के स्थान पर अच परे रहते हुए ये हो जाएगा, उ के स्थान पर वह हो जाएगा, वही अच परे रहते हुए, री के स्थान पर र हो जाएगा, ली के स्थान पर ल हो जाएगा। अच परे रहते, अच क्या होता है? अच में ये वर्ण आते हैं ए, ई, उ, री, री, ए, ओ, आई और औ। अच का मतलब हो गया स्वर। स्वर परे रहते हुए ये आदेश होंगे। जैसे कवि धन आदेश, कवि में जो वी है इसमें रस्व इकार है। अब बार बार आपको बताने की आवश्यकता नहीं है कि वी कैसे बना है, आप आराम से इसको पहचान सकते हो। पहले पद का अंतिम वर्ण है ई और उसके सामने हमें चाहिए स्वर। दूसरे पद का प्रथम वर्ण है आ है स्वर में अर्थात अच है, तो ई के स्थान पर हो जाएगा ये। जब ई के स्थान पर ये होगा तो ये वह बच जाएगा स्वर रहित, तो वह आधा बच जाएगा, तो क आधा वह, और ई का हो गया ये, और इस ये में आदेश जुड़ जाएगा क्योंकि ये पहले से ही हलंत है, तो इसमें जब आ स्वर मिल जाएगा तो ये बन जाएगा यादेश।
तो पूर्ण पद बनेगा कव्यादेश। इसी प्रकार दूसरे उदाहरण को देखिए, सुधी प्लस उपास्य। सुधी में जो दीर्घ इकार है, चाहे ह्रस्व इकार है चाहे दीर्घ इकार है, सामने आना चाहिए अच। दूसरे पद का प्रथम पद है, प्रथम वर्ण है उ, ई के स्थान पर हो जाएगा यह, और यह में मिल जाएगा उपास्य का उ, तो पूर्ण पद बनेगा सु, और ध बच जाएगा हलंत, ई के स्थान पर हो गया ये में उपास्य बन करके पूर्ण पद बनेगा शुद्ध्युपास्य। इसी प्रकार देखिए, नदी प्लस आज्ञा, नदी का ई और आज्ञा का आ, ये दोनों इनमें संधि होगी, ई के स्थान पर ये हो जाएगा और आउस में मिल जाएगा, तो न आधा द और ये बनेंगे ध्यय, आधा द और ये ध्यय, और ध्यय में जब आज्ञा बनेगा तो बन जाएगा नध्याज्ञा। आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो, न आधा द और ये आज्ञा, और दोनों को मिलाकर के ऐसे भी लिखा जाता है। परीक्षा में ऐसा कई बार आता है, तो उसमें आपको संदेह नहीं होना चाहिए कि किस प्रकार लिखा जाता है। द को हम हलंत के रूप में भी लिख सकते हैं, और द को और ये को मिलाकर के ध्य के रूप में भी लिख सकते हैं। अगला उदाहरण देखो, रवि प्लस ऊर्जा। रवि में जो वी का ई है, ह्रस्व ई, और सामने आ गया अच, ई के स्थान पर हो जाएगा ये, और ये में ऊ मिल जाएगा तो रव्य ऊर्जा। रे व आधा यू, ऊर्जा का ऊ बड़ा आता है, और बाकी का ऐसा आ जाएगा। ये पूर्ण पद हमारा बन गया रव्य ऊर्जा। यह सूत्र कहता है कि मान लीजिए प्रथम पद का अंतिम वर्ण उ हो, तो उसके स्थान पर वह हो जाएगा वो ही अच परे रहते हुए। गुरु में उ है ह्रस्व, और आज्ञा का आ जो है वो अच में आता है। उ के स्थान पर जब वह होगा तो गुर रे हलंत बच जाएगा, और वाक्य ऊपर चला जाएगा, और उस वह में आज्ञा बन जाए, आज्ञा मिलकर के और पूर्ण पद बनेगा गुरवाज्ञा। इसी प्रकार वधु धन आदेश, वधु का दीर्घ उ और सामने आ गया आ, उ के स्थान पर वह आदेश हो जाएगा, तो वह और ध बच जाएगा हलंत, और उ के स्थान पर हो गया वह में आदेश जोड़ दीजिए वादेश, तो पूर्ण संधि होगी वध्वादेश। इसी प्रकार रघु प्लस ऐसे, रघु में जो उ है वो रस्व उ है, और ऐसे का ए, ये दोनों मिलकर के यण संधि बना करके उ का हो जाएगा वह रे, और घ बच जाएगा हलंत, और वह में ऐसे जुड़ जाएगा रघवेश। इस प्रकार से उ के स्थान पर होता है वह। फिर यह सूत्र कहता है कि री के स्थान पर मैं रे आदेश करता हूं, अगर सामने रहे तो, कोई भी स्वर हो अगर री के सामने आ जाए तो मैं रे आदेश करता हूं। देखते हैं, एक उदाहरण देखिए, पितृ धन आज्ञा। पितृपद का अंतिम वर्ण जो त्रि है उसमें अंतिम वर्ण है री, और दूसरा पद आज्ञा है, उसका प्रथम वर्ण है आ स्वर में है और इधर री आ रहा है, तो री के स्थान पर हो जाएगा स्वर पर रहते हुए रे, और रे में आज्ञा मिल जाएगा तो बन जाएगा राज्ञा, तो पूर्ण पद बनेगा पित्राज्ञा। दूसरा उदाहरण देखिए, मातृ धन आदेश। मातृ में अंतिम वर्ण जो है वो भी री है, और आदेश में प्रथम जो वर्ण है वो आ है, तो री का रे हो जाएगा, तय और रे मिलकर के त्रय बनेगा, और आदेश जुड़ करके बन जाएगा मात्रादेश। फिर यह सूत्र कहता है कि मैं ली के स्थान पर लय करता हूं। ली, इसके बहुत कम अल्प उदाहरण मिलते हैं आपको, ज्यादा से ज्यादा लघु सिद्धांत कौमुदी और संस्कृत वाङ्मय व्याकरण की बहुत सारी पुस्तकें हैं, उनमें इक्के दुक्के उदाहरण प्राय से मिलते हैं। ज्यादातर जो उदाहरण पूछा जाता है वो मैं आपको बता देता हूं। ली प्लस आकृति, ध्यान रखना, ये पूरा ली हटेगा और पूरा हटेगा, पूरे के स्थान पर होगा हलंत लय,
और ल में आकृति जोड़ करके और ये बनेगा लाकृति। और कई बार एक उदाहरण इसका और पूछ लिया जाता है, लृ धन आदेश, इसमें भी लृ पूरा हटेगा और इसके स्थान पर ल होगा और ल में जब आदेश जुड़ेगा तो ये बन जाएगा लादेश। इस प्रकार विद्यार्थियों आपने देखा कि यण संधि में हमने ई के स्थान पर यह किया, जब सामने स्वर रहा उ के स्थान पर वह किया, रि के स्थान पर र आदेश हुआ और लृ के स्थान पर ल आदेश हुआ। इस तरीके से हमें यण संधि पूरी कंप्लीट होती है। आइए विद्यार्थियों गुण संधि पढ़ते हैं। गुण संधि में सूत्र कहता है आद गुण है। यह सूत्र कहता है कि अवर्णादचि परे आत गुण एक आदेश स्यात्, अर्थात पहले पद का अंतिम वर्ण जब ए या आ आए और दूसरे पद का प्रथम वर्ण चाहे ह्रस्व हो, ई हो, चाहे दीर्घ ई हो, दोनों आ जाए या दोनों में से एक आ जाए तो दोनों मिलकर के और ए आदेश होता है। जैसे उदाहरण देखते हैं, उपधन इंद्र। उप में जो प्रथम पद का अंतिम वर्ण है उसमें है ए और द्वितीय पद का प्रथम वर्ण है ई। ए और ई मिलकर के बनता है गुण संधि में ए, तो उपधन इंद्र बन जाएगा उपेंद्र। इसी प्रकार गज धन इंद्र क्या बन जाएगा, वेरी गुड, गजेंद्र। अगर दोनों तरफ, एक तरफ आ हो और दूसरी तरफ दीर्घ ई हो तो भी ए आदेश हो जाएगा। जैसे महा में आ है और ईस में दीर्घ ई है, दोनों मिलकर के भी ए ही होते हैं, तो महा धन ईश बन जाएगा महेश। इसी प्रकार रमा धन ईश रमेश, सुर धन ईश सुरेश, गण धन ईश गणेश। बहुत सारे उदाहरण हम बनाया करते हैं। राजा धन ईश्वर, राजा में आ है और ईश्वर का ई दोनों मिलकर के ए होगा और बन जाएगा राजेश्वर। आगे देखिए, महाधन इंद्र, आ और ई ये दोनों मिलेंगे और मिलकर के बनेंगे महेंद्र। इसी प्रकार राम प्लस ईश्वर है, राम में ए और ई जुड़ करके ए आदेश होगा और बनेगा रामेश्वर। तो सूत्र कहता है कि पहले पद का अंतिम वर्ण ए या आ हो, ए या आ हो, दूसरे पद का प्रथम वर्ण ई या दीर्घ ई हो, जैसे ऊपर वाले उपेंद्र में था, दीर्घ का उदाहरण महेश में है, तो दोनों मिलकर के ए आदेश हो जाता है। और मान लीजिए पहले पद का अंतिम वर्ण ए या आ ही हो लेकिन द्वितीय पद का प्रथम वर्ण अगर उ हो तो वहीं पर ओ आदेश हो जाएगा। जैसे राम धन उदय, पहले पद का अंतिम वर्ण है ए और दूसरे पद का प्रथम वर्ण है उ, ये दोनों मिलकर के बनेगा ओ, बन जाएगा रामोदय। इसी प्रकार सूर्य धन उदय, दोनों जुड़ेंगे और जुड़कर बन जाएगा सूर्योदय। इसी प्रकार मान लीजिए दीर्घ हुआ जाए तो भी ओ हो जाएगा। जैसे ज्ञान धन ऊर्जा मिलकर बनेगा ज्ञान ऊर्जा। इसी प्रकार पहले पद का अंतिम वर्ण आ जाए, जैसे महा, और दूसरे पद का प्रथम वर्ण ह्रस्व हुआ जाए जैसे उदय, तो भी वही बनेगा महोदय। एक अन्य उदाहरण बनाते हैं, हित धन उपदेश, ए और उ मिलकर के ओ बनेगा, क्या बनेगा, हितोपदेश। वेरी गुड। इस प्रकार से एक अन्य उदाहरण देखते हैं, पर
धन उपकार जुड़ेगा और जुड़कर बनेगा परोपकार। इस प्रकार से स्टूडेंट्स हम आसानी से गुण संधि के दो भेद जो हमने पढ़े, इसमें कोई हमें समस्या नहीं आई। आराम से हम प्रथम पद और द्वितीय पद का जो प्रथम वर्ण है उसको देख करके आराम से गुण संधि कर सकते हैं। तीसरा उदाहरण देखिए, यह सूत्र कहता है कि पहले पद का अंतिम वर्ण ए और आ हो, लेकिन दूसरे पद का प्रथम वर्ण अगर री आ जाए तो मैं ए और री दोनों को मिला करके और अर आदेश करता हूं। अर यण संधि में र होता था और इसमें अर है, ध्यान रखना दोनों अलग अलग है। उदाहरण के लिए देखिए, महा धन ऋषि, यहां ए हो चाहे आ हो, महाधन ऋषि। मैं दो उदाहरण लिख रहा हूं, एक ए का लिख रहा हूं, एक आ का लिख रहा हूं। देवधन ऋषि। पहले उदाहरण का जो प्रथम पद है उसका अंतिम वर्ण है आ और सामने है री। ऋषि का री और ये आ दोनों मिलकर के अर में परिवर्तित हो जाएंगे। यहां ध्यान देने योग्य बात यह है कि जब यहां से ये आ हटेगा तो मह में जो है वो हलंत बचेगा और री हटी गया, उसके स्थान पर हो गया दोनों को मिलाकर के अरे। अब जब जुड़ेंगे तो है में ए मिलेगा तो है तो हो जाएगा पूरा, तो ये बनेगा मैं है और ये रे लंद बच गया, ये सी के ऊपर चला जाएगा और ये उदाहरण बनेगा पूर्ण पद में महर्षि। ऐसे देवधन ऋषि तो क्या बन जाएगा, वेरी गुड, देवर्षि। इसी प्रकार ज्ञानर्षि, राजर्षि, राजाधन ऋषि, ज्ञानर्षि, ज्ञानधन ऋषि, बहुत सारे हम उदाहरण आसानी से बना सकते हैं। और ये सूत्र जो अंत में कहता है कि मान लीजिए पहले पद का अंतिम वर्ण ए या आ हो और बाद में अगर ली हो, ए या आ हो और उसके साथ में ली हो, तो मैं दोनों को मिला करके अल आदेश करता हूं। अल, जैसे इसके भी उदाहरण आपको बहुत कम मिलेंगे, संस्कृत व्याकरण की वांग्मय की पुस्तकों में इक्के दुक्के उदाहरण मिलते हैं, बहुत ज्यादा प्रचलित नहीं है। तो कुछ उदाहरण मैं आपको बता देता हूं, जैसे तव धन लृकार। तव में जो वे का ए है वो सूत्र कार्य कर रहा है और सामने है लृ, दोनों मिलकर के अल हो जाएगा। तो अल जब मिलेगा तो वह पूरा हो जाएगा, ले हलंत बच जाएगा और मिलकर के बनेगा तवलकार। ऐसे ही मम धन लृकार, इसका बनेगा ममलकार। इस प्रकार से विद्यार्थियों गुण संधि हमारी कंप्लीट होती है। गुण संधि में पुनः आपको बता देता हूं कि सूत्र ने कहा कि मैं गुण संधि करता हूं, कहां करता हूं, वो कहता है कि पहले पद का अंतिम वर्ण ए या आ हो और उसके सामने अगर रस्व ई या दीर्घ ई हो तो दोनों मिलकर के ए आदेश हो जाता है। जैसे उपधन इंद्र उपेंद्र, सुरधन इंद्र सुरेंद्र, गजधन इंद्र गजेंद्र, महाधन ईश्वर महेश, महाधन ईश्वर महेश्वर, राजा धन ईश्वर राजेश्वर, ज्ञान धन ईश्वर ज्ञानेश्वर। बहुत सारे उदाहरण है। ए और उ मिलकर के ओ होता है, जैसे सूर्योदय, परोपकार, परधन उपकार, हितोपदेश, हित धन उपदेश। अगर पहले पद का अंतिम वर्ण ए या आए, उसके बाद में जब री आए तो दोनों मिलकर के अरादेश होता है। जैसे महर्षि, महाधन ऋषि, ज्ञानर्षि, ज्ञानधन ऋषि, कृष्णर्धि, कृष्णधन रिद्धि। और अगर ए या आ के सामने अगर लृ आए तो दोनों मिलकर के अल होता है। जैसे तवलकार है, तव धन लृकार है, ममलकार है, मम धन लृकार है। इस प्रकार से गुण संधि हमारी कंप्लीट होती है। आइए स्टूडेंट्स वृद्धि संधि का अध्ययन करते हैं। वृद्धि संधि में देखिए सूत्र देखते हैं, वृद्धि रेची। यह सूत्र कहता है कि मैं वृद्धि संधि करता हूं अगर पहले पद का अंतिम वर्ण ए या फिर आ जाए और द्वितीय पद का प्रथम वर्ण ए या ऐ आ जाए तो दोनों मिलकर के ऐ आदेश होता है। पहले पद का वर्ण प्रथम वर्ण ए या आ और द्वितीय पद का प्रथम वर्ण ए या ऐ हो जाए तो दोनों मिलकर के ऐ बन जाता है।
ऐ। जैसे तत्र, तत्र में ए है और ऐ का ए, ये दोनों मिल जाएंगे और ऐ बन जाएगा। ऐ मतलब दो मात्राएं आ जाएगी और जुड़ करके बनेगा तत्रैव। ऐसे ही सदा धन एव, सदा में आ, सदा में आ और ए, आ और ए दोनों मिलकर के ऐ हो जाएगा और बन जाएगा सदैव। इसी प्रकार अन्य उदाहरण देखिए, देव धन ऐश्वर्य, ऐश्वर्य में पहले से ऐ आ रखा है और देव का ए और ऐ दोनों मिलकर के, ए और ऐ दोनों मिलकर के ऐ बनेगा और बन जाएगा देवैश्वर्य। इसी प्रकार महाधन ऐश्वर्य, महा का आ और ऐश्वर्य का ऐ ये दोनों मिलकर के भी ऐ बनाएंगे और बनेगा महैश्वर्य। फिर सूत्र कहता है कि ए और ऐ नहीं आए और मान लीजिए ए और आ के सामने ओ या औ आ जाए तो मैं औ आदेश करूंगा। जैसे राजा प्लस एस है, राजा का आ और ऐसे का ए ये दोनों मिल जाएंगे और ऐ आदेश होगा राजैस। ओ के उदाहरण में देखिए, जलौघ, जल का ए और ओघ का ओ, जल में जो ए वर्ण है और ओघ का जो ओ है ये दोनों मिलेंगे और दोनों मिलकर के बनेगा औ, और ये पूर्ण पद बन जाएगा जलौघ। ऐसे ही देखिए महा प्लस औषधि, महा का तो आ, महा का आ और औषधि का ओ ये दोनों जुड़ जाएंगे और जुड़ करके इनमें वृद्धि संधि होकर के और महौषधि बनेगा। ऐसे ही तव औदार्यम रूप बनाना है, तव में व का ए और औदार्यम का औ, अगर औ आए तो भी औ ही होगा, तो दोनों ए और औ, ए और औ दोनों जुड़ करके औ आदेश बनेगा और रूप बनेगा तवौदार्यम। इस प्रकार आपको ध्यान रखना है कि वृद्धि रेचि जो सूत्र है वो कहता है कि पहले पद का अंतिम वर्ण ए या आए, उसके सामने जब ओ या औ हो या फिर ए या ऐ हो तो दोनों मिलकर के ऐ और ओ होने पर औ आदेश होता है। इस प्रकार से ये हमारी वृद्धि संधि कंप्लीट होती है। आइए अयादि संधि पढ़ते हैं। अयादि संधि का सूत्र है एचो अयवायावह। ध्यान से देखिए, एचो अयवायावह, एच में जो एच है इसका मतलब होता है ए, ओ, ऐ और औ, ये चार वर्ण आते हैं एच में, और अय का मतलब है एक के स्थान पर अय आदेश होता है और अय अव, ओ के स्थान पर अवादेश होता है और ऐ के स्थान पर आय आदेश होता है और औ के स्थान पर आवादेश होता है। अगर सामने अच हो, स्वर हो, तो जैसे हमने यन संधि में पढ़ा था उसी प्रकार से यहां पर भी पहले पद का अंतिम वर्ण ए हो और उसके सामने अगर अच आ जाए तो ए के स्थान पर ऐ आदेश होता है, ओ के स्थान पर अवादेश होता है, ऐ के स्थान पर आय और औ के स्थान पर आवादेश होता है। आइए कुछ उदाहरण देखते हैं। ने धन अनम, ने में पहले पद का अंतिम वर्ण जो ने है इसमें ए है और अनम में ए अच में आता ही है, तो ए के सामने ए आ गया तो ए के स्थान पर हो जाएगा अय। जब ए के स्थान पर अय होगा तो ये ने बच जाएगा स्वर रहित और इसमें मिल जाएगा अय और अय में अनम जुड़ करके और पूर्ण पद बनेगा नयनम। इसी प्रकार चे धन अनम, ए का अय हो जाएगा, अय में अनम मिल जाएगा और ये बनेगा चयनम। इसी प्रकार पो, ओ आ गया, ओ के लिए कहता है सूत्र की ओ के स्थान पर अवादेश होता है, ओ के सामने आ गया तो ओ के स्थान पर जब औ हुआ तो प हलंत बच गया और प में औ जुड़ करके पवे और अनमेशा का ऐसा आ जाएगा, पूर्ण पद बनेगा पवनम। इसी प्रकार भो, ओ आ गया, ओ के स्थान पर होगा अव तो बन जाएगा भो प्लस अनम भवनम। नई धन अक, ध्यान दीजिए इसमें दो मात्रा है, न के ऊपर ऐ,
ऐ के लिए सूत्र कहता है कि ऐ के स्थान पर आय आदेश होता है। तो अगर ऐ आएगा और ऐ के सामने अगर अच आ जाए तो ऐ के स्थान पर आय आदेश होगा। तो नई का जो ऐ है और अक का जो अ है, ये दोनों जुड़ करके नाय बनेंगे। तो न में आ और यहां पर अक है तो न हलंत रह गया, आय आदेश हो गया और ये भी हलंत है और हमारे सामने बच गया अक है। इन तीनों को जोड़ दो, क्या बन जाएगा? वेरी गुड, नायक। इसी प्रकार देखो दूसरा उदाहरण देखो इसी ऐ का, गई प्लस इका। गई है तो गई में से ऐ हटेगी, सामने ई है, ई अच में आती है तो ग बच जाएगा। ग ऐ के स्थान पर हमने कर दिया आय, ग धन आय, ई हलंत है और सामने क्या है? इका। इन तीनों को जोड़ दो, क्या बन जाएगा? गायिका। पौ धन अक, पौ में क्या है? औ। औ में सूत्र कहता है कि औ के स्थान पर आवादेश करता है। तो सामने अ है और इधर है औ। औ के सामने जब अच आ जाता है, औ के सामने जब अच आ जाता है तो आव हो जाएगा। तो पौ का औ और अक का ए, ये दोनों संधि करके आवादेश होगा। तो पे पच जाएगा हलंत, इन दोनों के स्थान पर आव हो गया। और दूसरा पद है अक, इन तीनों को मिला करके बन जाएगा पावक। अंतिम उदाहरण देखिए, बहु धन उक। ये ऊ दीर्घ है और बहु, तो औ हटेगा और सामने ऊ है, ऊ ये ऐसा का ऐसा है, इन दोनों में संधि होगी तो औ के स्थान पर हो जाएगा आव और उस आव में ये उक जुड़ जाएगा और ये बन जाएगा भावुक। कहने का मतलब ये है कि सामने हमें केवल ये देखना है कि अच होना चाहिए और पहले पद का ये जो सूत्र है एचओ आया हुआ है, ये कहता है कि पहले पद का जो अंतिम वर्ण है वो ए होना चाहिए। अगर उसके सामने अच आ जाए तो ए के स्थान पर अय हो जाएगा, जैसे नयनम, नेदन अनम, चयनम, तेदन अनम। और ओ अगर आ जाए तो ओ के स्थान पर अ हो जाएगा, जैसे पवनम, ओदन अनम, भवनम, भोदन अनम। अगर ऐ हो तो आयादेश हो जाएगा, जैसे गाय के गई धन अक, गायिका, गई धन इका, भाविका। अगर औ हो तो आ हो जाएगा, बहुधन इका। आइए विद्यार्थियों, अयादी संधि के बाद में पूर्व रूप संधि पढ़ते हैं। पूर्व रूप संधि का सूत्र है एंगे पदांतादति। एंग, एंग का मतलब होता है ए और ओ। पहले पद का अंतिम वर्ण अगर ए और ओ आ जाए, ए और ओ आ जाए, पदांताद अर्थात पद के अंत का वर्ण अगर ए और ओ आ जाए और उसके सामने अगर रस्व आकार आ जाए, अति, ये पदांताद अति, अगर रस्व आकार आ जाए तो दोनों मिल जाएंगे अर्थात, और उसमें पूर्व रूप संधि हो जाएगी। पूर्व रूप संधि में आपने देखा होगा पुस्तक में क्या होता है, एक अवग्रह चिन्ह लगा हुआ होता है, एक डे जैसा आपको ऐसा चिन्ह मिलता है जिसको आप कई बार डे भी बोला करते हैं, वो अवग्रह चिन्ह लगता है, उसी में को पूर्व रूप संधि कहते हैं। उदाहरण के लिए देखिए, हरे धन अवय। हरे में जो र वर्ण है उसके ऊपर ए वर्ण है और सूत्र यहां कार्य कर रहा है। सूत्र के अनुसार हरे में अंतिम पद में ए वर्ण है और उसके सामने रस्व आकार है। ध्यान दीजिए, यहां पर ये रस्व आकार है, ये पूर्ण आकार नहीं है। अगर यहाँ पर पूर्ण आकार होता तो यहाँ पर अयादी संधि का भी योग बनता है, इसलिए औ का जो ए है वो रस्व आकार है और दोनों रस्व आकार और ए होने के कारण से ये जो रस्व आकार है इसमें पूर्व रूप संधि हो जाएगी और दोनों पद मिलकर के
और अवग्रह जैसा यहाँ पर चिन्ह बन जाएगा हरे अव। ये ए जो है इसको अवग्रह चिन्ह के रूप में प्रदर्शित करते हैं, उससे हमें पता लगता है कि यहाँ पर पूर्व रूप हुआ है। इसी प्रकार द्वितीय उदाहरण में देखिए, ते में भी ए है और अपी में भी रस्वकार है। दोनों पदों में संधि होगी और पूर्व रूप होकर के ते अपी। इसी प्रकार सर्वे धन अत्र, दोनों पद मिलेंगे, दोनों में पूर्व रूप संधि होगी और पूर्ण पद बनेगा सर्वे अत्र। अन्य उदाहरण देखिए, एते धन अस्मिन, एते में जो अंतिम वर्ण है ए आ रहा है और सामने रस्वकार आने से दोनों पदों में संधि होगी और पूर्व रूप संधि होकर के पूर्ण पद बनेगा एते अस्मिन। इसी प्रकार अगर मान लीजिए ओ आ जाता है और ओ के सामने भी अगर रस्वकार आता है तो दोनों पदों में संधि होकर के वो ही अवग्रह चिन्ह लगता है। जैसे बालो धन अपी, बालों में ओ और अपी का ए रस्वकार दोनों में संधि होगी, यहाँ पर पूर्व रूप संधि होती है और पद बनेगा बालो अपी। इसी प्रकार को धन अपी, को अपी, देवो धन अत्र, देवो अत्र। बहुत आइए विद्यार्थियों, स्वर संधि का अंतिम भेद देखते हैं, पर रूप संधि। पर रूप संधि का सूत्र है एंगी पर रूपम। एंगी में ए और ओ, पहले भी हम पूर्व रूप में देख चुके हैं। एंगी में दो वर्ण आते हैं ए और ओ। ये सूत्र कहता है कि एंगी के सामने जब उपसर्ग युक्त 4 पद आ जाते हैं, उपसर्ग जैसे 22 होते हैं, लेकिन आकार से युक्त उपसर्ग 22 में 4 ही होते हैं, प्र, अप, अव और उप। इन 4 उपसर्ग के सामने अगर ए या ओ आ जाए तो दोनों पद मिल जाएंगे और कोई भी परिवर्तन नहीं होगा दोनों पदों में। जैसे तो यहाँ पर जब ए के सामने ओ आता है तो वृद्धि संधि का योग बनता है, लेकिन ये उपसर्ग युक्त 4 पद अगर आ जाए और वो भी रस्व आकार से युक्त आ जाए, उसके सामने अगर ए या ओ आ जाए तो कोई विकार पैदा नहीं होगा और दोनों मिल जाएंगे पद और वैसे के वैसे रहेंगे और उसको पररूप संधि के नाम से जानेंगे। उदाहरण के लिए देखिए, पहला पद है प्र और उसके सामने एज थे। प्रे उपसर्ग युक्त पद है। इसके बहुत कम उदाहरण मिलेंगे आपको पुस्तकों में, ज्यादातर एक इसके दूसरे उदाहरण मिलते हैं। केवल आपको समझना है प्रे जो है ये आकार से युक्त उपसर्ग है और एजते में जो ए है वो एंग में आता है। वैसे तो यहाँ पर वृद्धि संधि का योग बनता है। वृद्धि संधि में क्या होता है, ए और ए आई बनता है, तो प्र में ए है, लेकिन प्र उपसर्ग का है, इसलिए आप ध्यान रखना अगर उपसर्ग के सामने एंग आता है तो वहां पर वृद्धि संधि नहीं होगी। एक सामान्य शब्द आ जाए जैसे राम आ जाए तो वहां पर ए जो है वो वृद्धि संधि के लिए युक्त है, लेकिन यहाँ पर जो प्र है वो उपसर्ग होने के कारण से और सामने ए जो है वो एंग आने के कारण से एंगी पर रूप के द्वारा बताए गए कार्य संपन्न हो रहे हैं, इसलिए यहाँ पर कोई विकार पैदा नहीं होगा। यहाँ पर ऐसा का ऐसा जुड़ जाएगा प्रेज से और यहाँ पर रूप संधि हो जाएगी। इसी प्रकार उप प्लस औषधि, उप जो है वो उपसर्ग का पद है और सामने आ रहा है औषधि में ओ, ये एंग में आ रहा है, दोनों मिल जाएंगे, कोई विकार पैदा नहीं होगा, ऐसे कैसे जुड़ जाएगा उपोषति, यहाँ पर भी पररूप संधि हो गई। इसी प्रकार अपने देखिए औषधि आ गया सामने, अप जो है वो उपसर्ग है, सामने वो आ गया, दोनों मिल जाएंगे, कोई विकार पैदा नहीं होगा उपोषति। ऐसे ही अव और सामने आ गया एजते, कोई विकार पैदा नहीं होगा अवेजती। लेकिन ध्यान रखना राम धन एजते, अगर मैं ये उदाहरण लिख देता हूं तो यहाँ पर रूप संधि नहीं होगी, क्योंकि राम जो पद है ये उपसर्ग का नहीं है, यहाँ पर वृद्धि संधि होगी और यहाँ पर बनेगा रामई जते।
ये जो ए है, ये और ए मिलकर के वृद्धि संधि दोनों में संयुक्त करके वृद्धि कर देगी और दो मात्रा लगेगी और रामयुज्य बनेगा। ऐसे ही वो देखिए, मान लीजिए यहाँ पर औषधि लिखा हुआ है और सामने उप नहीं हो करके और वन हो, तो फिर यहाँ पर बनेगा वनौषधि। ये ध्यान रखना कि ये चार उपसर्ग आगे आना जरूरी है। अगर ये उपसर्ग नहीं आएंगे तो वृद्धि संधि होगी, और अगर उपसर्ग आ जाते हैं तो पूर्व पर रूप संधि होगी। इस प्रकार से आपकी ये पर रूप संधि पूर्ण होती है।